अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मेराज अहमद है और इको क्लासेस में आप सबका खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स के हवाले से है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करता है, उसके गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव कौन से हैं और उन गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स को किन पॉलिसीज़ की मदद से हम हासिल कर सकते हैं। बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो गोल्स हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो यही चारों हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी, आई सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बिलिसम पेमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी से कि इकोनॉमी के अंदर जो प्राइजेज़ हैं, जो कीमतें हैं चीज़ों की, वो स्टेबल हों, ना डायरेक्टली इंक्रीज़ हों और ना ही डिक्रीज़ हो जाएं। यानी कि अगर इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन है वो डायरेक्ट इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर 10% है तो वो 15% डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। जो चीज़ों की कीमत अगर आज के दिन 10 रुपये है, कल 100 रुपये तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए स्टेबल होनी चाहिए प्राइजेज़। जो सिमाल अप डाउन है वो तो होते रहते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ना ही इकोनॉमी के अंदर हाई इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन हो, यानी कि चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए और चीज़ें सस्ती भी इतनी नहीं होनी चाहिए। तो प्राइस स्टेबिलिटी को इकोनॉमी कैसे अचीव करता है, वो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ को यूज़ करके प्राइसेस को स्टेबल कर सकता है। अगर इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है तो जो इकोनॉमी है वो मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करके इस डिफ्लेशन को ख़त्म कर सकती है, जहाँ पर वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करके सर्कुलेशन ऑफ मनी को इंक्रीज़ कर सकती है, जिससे डिफ्लेशन ख़त्म होकर प्राइजेस जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगी। और अगर इकोनॉमी के अंदर ये इन्फ्लेशन है तो उस इन्फ्लेशन को भी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसको हम रिड्यूस करके जो प्राइजेज़ हैं उनको स्टेबल कर सकते हैं। हमारे पास जो दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक गोल है वो है आई सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हम बेसिकली रियल जीडीपी के ग्रोथ को ही कहते हैं कि हमारी जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो। यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है, यानी कि जो प्राइजेस की इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट की वजह से जो इफेक्ट्स आते हैं, जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है उसको निकाल कर यानी कि हमारे पास आ जाएगा रियल जीडीपी। तो उस रियल जीडीपी के ग्रोथ को ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहेंगे। तो ये सस्टेन कैसे हो सकता है? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यही है कि ग्रोथ हासिल करें, यानी कि अगर आपने करंट टाइम में अगर ग्रोथ हासिल की है, जो आपकी जीडीपी है या फिर रियल जीडीपी है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो लेकिन इस इंक्रीज़मेंट की वजह से आपकी फ्यूचर जो जनरेशन है वो इफ़ेक्ट ना हो। देखिए, अगर आपने सारे ये जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी के वो एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं, तो जब फ्यूचर जनरेशन आएगी उसके लिए तो कोई रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होगी, तो उनके लिए परेशानियां होंगी। या फिर आपने माहौल इतना गंदा कर दिया है, इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की हैं और पोल्यूशन क्रिएट किया है, तो उसकी वजह से फ्यूचर जो जनरेशन होगी उसको ज़्यादा तकलीफ़ें का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर। तो इस ग्रोथ को भी हम फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं, जहाँ पर हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज़ अप्लाई करके जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक गोल है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, ह्यूमन हो, लेबर्स हो, और या फिर हम कहें कैपिटल हो या फिर लैंड हो, जो भी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज़ करना, सफिशिएंटली उन सबको यूज़ करना है, उसी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो बाज़ वक्त तो फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए हम लो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा उन रिसोर्सेज को यूज़ करें और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी जो है वो कम हो सके। तो यहाँ पर हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे हम एम्प्लॉयमेंट लेवल को इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो सबसे आखिर में हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक गोल है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो इम्पोर्ट्स या फिर एक्सपोर्ट्स हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो अकाउंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में या फिर बीओपी में। हमारे पास दो अकाउंट मौजूद हैं, एक है करंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या आता है, जो भी ट्रेड्स हो रही हैं, यानी कि जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो उनको काउंट किया जाता है कि एक्सपोर्ट आप कितनी कर रही हैं और इंपोर्ट कितने कर रहे हैं। या फिर दूसरा जो है कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर डेप्थ वगैरह आती हैं, आपने कितना डेप्थ दिया और आपने कितना बारो किया, इन सब को यानी कि लेंडिंग और डेप्थ इन दोनों के हवाले से ही होता है कि आप कितना आपने कितना दिया और
बाहर के मुल्कों से आपने कितना लाया, तो उनको हम कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट से मेजर करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा बैलेंस होना चाहिए, यानी कि दरमियान में होना चाहिए, ना कि सरप्लस ना कि डेफिसिट। जब आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में हो जाएगी, तो वहाँ से आपकी जो एक्सचेंज रेट हैं उसको इफेक्ट आएगा। अगर एक्सचेंज रेट इफेक्ट हो जाएगा तो आपकी जो लोकल बिजनेसेस हैं वो भी इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बाहर के लोगों के लिए आपकी जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी महंगी हो जाएंगी। जैसे कि जापान है, वो उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हाईएस्ट है, यानी कि सरप्लस में हाईएस्ट है। तो उससे बाकी जो इकोनॉमीज जो लिंक हैं, यानी कि जापान की इकोनॉमी के साथ जो लिंक हैं, उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगेंस्ट ऑफ जापान वो डिफिसिट में होगा। तो ना सरप्लस होना चाहिए और ना ही डिफिसिट में होना चाहिए, इसको हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी हम फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों से मेजर कर सकते हैं। लाइक अगर हम इंटरेस्ट रेट को लें, जब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम इंटरेस्ट रेट को हाई करेंगे तो यह क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो होगी, यानी कि बाहर के लोग हमारे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे या हमारे बॉन्ड्स वगैरह हैं उनको परचेज़ करेंगे, तो उससे कैपिटल इनफ्लो होगी। दूसरी तरफ हम करंट अकाउंट में हमारे जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अगर अडॉप्ट करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।